हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा, बाकी 5 दिन कारोबार की इजाजत होगी। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबारी मराकज खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां भी मजीद कम करने का फैसला। 40 ट्रेन चलेंगी। तारकीन वतन को वापस लाने के लिए परवाजें बढ़ाई जाएंगी। वजीर आजम ने कहा, लोगों को मजीद पैसे देने के लिए वसाइल नहीं, कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, फैसला आज होगा। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर, स्पोर्ट्स क्लब्स और जिम्स बदस्तूर बंद। महकमा दाखिला सिंध का नया नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तौसीह। शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें हफ्ते में 6 दिन खुली रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान। तामीराती शोबे से वाबस्ता तमाम कारोबार हफ्ते में 5 दिन शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। पेशावर की मार्केट्स में एहतियाती तदाबीर और हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टिड्डी दल की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के DG की डेप्यूटेशन पर तैनाती का मामला भी एजेंडे में शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के सम्राट हर हाल में अवाम तक पहुंचने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा, मुताल्लिका इदारे और महकमे में मौसर मनसूबाबंदी करके रिलीफ के इक़दाम यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की क़यादत में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी SOPs में तब्दीली का फैसला। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर कायम हेल्थ काउंटर पर ही चेकअप होगा। अलामात से मुबर्रा मुसाफिरों को घरों को जाने की इजाजत होगी। PIA की 5वीं खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद रवाना। काउंसल जनरल आयशा अली ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रुखसत किया। हुकूमत ने अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए परवाजें शुरू की थी। जस्टिस काजी फायज ईसा के वकला का फरूक नसीम की हुकूमत की तरफ से पेश होने पर एतराज। सदारती रेफरेंस में प्राइवेट वकील नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल या उनका नुमाइंदा ही हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकता है। साबिक वजीर कानून फरूक नसीम का कहना है कि किसी से कोई जाती अनाद या मुखालफत नहीं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासों केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की थी। शहबाज शरीफ नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वो पहले ही 2 मरतबा नैब पेशियों से भाग चुके हैं। चीनी आटा और IPPL रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत को नोटिस। 9 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत तीनों इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा कर दिया। जामिया पेशावर ने ई-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तलबा और असातिज़ा के लिए अकाउंट बना लिए। प्रोग्राम के लिए तमाम शोबों के मुताल्लिका अमले को तरबियत दी गई। मुल्क के 51 अजला में टिड्डी दल मौजूद। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3 और सिंध के 6 अजला मुतासर। कपास, सब्जी और आम के बागात को नुकसान। काश्तकारों का हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इकदामात का मुतालबा। टिड्डी दल से निपटने के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। नून लीग के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि जिम्मेदारी NDMA के जिम्मे डाल दी गई।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कई मकामात पर बादल बरसे। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। बास मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस दरियाए सिंध गुद्दू बैराज में पानी की सतह बुलंद। मछली पकड़कर फरोख्त करने वाले का कारोबार भी बढ़ने लगा। मछेरों का कहना है कि सदियों से मछली पकड़कर अपना गुजर बसर करते हैं। This is, as we all know, a global issue. It's a global problem, and it needs a global solution. So let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill, as it did in most economies of the world where they were trying to cope with stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. And the people affected in the non-formal sector of our economy. In our country, out of a population of 220 million people, the vulnerable section of the society was almost 150 million people. Non-formal sector, daily wages, weekly wages, whose family depended upon them earning money so that they could eat. So we then started this big cash handout, one of the biggest programs in Pakistan's history. We doled out $8 billion to stimulate our economy, and of course to give cash to the most vulnerable section of our society. But the problem was, and the problem is, we have falling exports. We have falling remittances. We were trying to big, ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive. And I know that this is the problem with most of the countries, but specifically the developing countries face this problem. To put things in perspective, the total amount of stimulus we could afford to give to our economy, and that was the biggest stimulus ever in our history, we managed to give $8 billion. And so when you compare it with countries like the United States, from what I heard, they're giving $3 trillion, Germany $1 trillion, euros, Japan $1 trillion. The developing world, we calculated, has given $7 trillion to stimulate the economy. And when you compare that with the developing world, unfortunately, we do not have the fiscal space to revive our economy, to look after the most vulnerable section of our society. And in case of our country, we still have this huge, ambitious program of fighting climate change by planting 10 billion trees. So all this money got diverted into dealing with the effects of the coronavirus lockdown. So all I want to say is that it is very important for the developing world to, at this critical juncture, look after the people of the developing world which are struggling. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt, of Nigeria, all of them are facing similar problems to what we are facing. And therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this really has to be thought through. This stimulus, this help to the developing world, I'm afraid has to be much bigger than so far it is being envisaged.
Because, you know, you have the developing world with 1.5 billion people. You have, the developed world, but the developing world with a population of 6 billion people, unless the problem is dealt with holistically as a global problem with global solutions, the world is not going to recover from this recession if the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. So therefore, I again, Mr. Secretary General, I congratulate you. I think this is again a great initiative. I want to, again, Prime Minister Trudeau, to you and the Jamaican Prime Minister, again, I want to say that this is, please pursue these initiatives. It is very important that the world, which became insular when COVID-19 hit the world, it's very important that the world now looks at this whole issue globally. And therefore, I'm sure if the developed countries put their minds together and treat this as a global situation, I think that we will all come out of it unscathed.